अच्छी बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। साथियों, आज बहस का या चर्चा का विषय जाति बनाम विकास। सभी जातियों, लेकिन उसके पहले हमको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना होगा। सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने मिलकर देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की। उस समय ये नहीं होता था कि नहीं ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये कुर्मी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये बिंद हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं। इनमें न जाने कितने शहीद हो गए, कितनों का घर बार लुट गया और परिवार तबाह हो गया। जिंदगी की पूरी जवानी, जो स्वर्णिम काल होता है जीवन का, वो जेल में कट गई, लेकिन अपने दृढ़ इरादों से वे कभी डिगे नहीं। भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराकर ही दम लिया। क्या यही दिन देखने के लिए कभी भारत का प्रधानमंत्री कोई कहेगा कि पिछड़ी जात का हूं, उसकी यह जाति है, फला जाति है, या फला जाति का फला श्रेणी का होने के नाते उसको निशाने पर लिया जा रहा है? जब देश का सबसे शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति प्रधानमंत्री यदि अपनी जाति और जाति की श्रेणी को लेकर दुहाई देने लगे तो समझिए कि जातिवाद अब चरम पर है। चुनाव में जातियों का ही सिक्का चल रहा है। हमारे साथ दो मेहमान भी हैं। पूर्वांचल की राजनीति पर चर्चा होगी। पूर्वांचल की सभी सीटों पर अभी चुनाव होने बाकी हैं। ये जातिवाद का जो जहर है इन सीटों पर कितना प्रभाव डालेगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक मेहमान है बाबू श्रीपति सिंह जी। ये उद्योग विभाग बिहार में संयुक्त निदेशक पद से रिटायर हुए हैं। बीएचयू से उस जमाने में भी फार्मा इन्होंने किया है जब कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सामाजिक चिंतक हैं, शिक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। मां फुलझरी देवी ट्रस्ट के माध्यम से अपने पैतृक गांव मिर्जापुर जिले के जमालपुर ब्लॉक के लोढ़वा में हर साल मेधा खोज प्रतियोगिता कराते हैं। इसमें चयनित प्रतिभाशाली बच्चों को जरूरत के अनुसार आगे की पढ़ाई के लिए मदद भी करते हैं। दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी। मेरे बड़े भाई के समान हैं। आप कवि और पत्रकार हैं। हम लोग साथ में काम भी किए हैं दैनिक जागरण में 2003 से लेकर 2004-5 तक। उसके बाद ये टीचर हो गए। मिर्जापुर शहर में स्थित एएस जुबली, जो बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, एएस जुबली इंटर कॉलेज में शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता हैं। कविताएं बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं कार्यक्रम के अंत में इनसे कोई कविता भी सुनने की गुजारिश करूंगा। पहले मैं आता हूं श्रीपति जी सिंह के पास। सर, राजनीति में जातिवाद के हावी होने को आप किस नजरिए से देखते हैं? थोड़ा विस्तार से समझाइए, फिर आगे की चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रिय राजेश जी और डॉक्टर शुक्ला जी। जाति हमारे देश, हमारे समाज की हकीकत है। जाति तोड़ने का आंदोलन हमारे देश के कई मनीषियों ने किया, लेकिन अब तक तो इसमें और ही तेजी के बजाय घटोत्तरी नहीं हो रही है। और एक जमाना था जबकि समाज की जो प्रबुद्ध जातियां हैं, जो पढ़ी लिखी जातियां हैं, जाति के लोग हैं, वही हर क्षेत्र में आगे थे, चाहे राजनीति हो, समाज सेवा हो, सामाजिक चिंतन हो। और इन्हीं लोगों में से अगर देखिए तो गौतम बुद्ध हो या आधुनिक काल में बीपी सिंह हो या राजा राम मोहन राय हो या आपके आर्य समाज वाले वो दयानंद सरस्वती साहब हो, ये लोग उच्च जातियों के होते हुए भी समाज के समग्र विकास के लिए, सभी जातियों के विकास के लिए, या कहा जाए दबे कुचलों के विकास के लिए बहुत सराहनीय काम किया। लेकिन ये बात हकीकत है, इसको जरा सा बिना हिचक और बिना किसी उसके समझना चाहिए कि जब से इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ तब से ये जो तथाकथित छोटी जातियां थीं, दलित और ओबीसी की जातियां थीं, उनके अंदर गजब की चेतना आई और हर जगह हिस्सेदारी ये मांगने लगे। और प्रजातंत्र का ये आधार भी है कि देश का जो संसाधन है, देश की जो सत्ता है, उसका लगभग समान वितरण, और ये समान वितरण हो नहीं रहा था। तो अब ये जातियां बहुत प्रखर रूप से आ रही हैं, उसमें बहुत सी पार्टियां भी बन गई। और इसी को देखते हुए अगर माननीय उच्च स्तर के जो जिनका संकेत कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी,
अगर उन्होंने ये आह्वान किया, हालांकि विवाद इसमें है, लोग कहते हैं कि उनकी जात उच्च जाति में थी, बाद में उन्होंने ओबीसी में किया, फिर अति पिछड़ी में किया, वॉट एवर इट इज, लेकिन ये मंडल कमीशन का ही चमत्कार है कि उस शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी भी इसको भुनाने के, और राजनीति तो भाई भुनाती है, चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, वो जितना भुना सकती है भुनाती है, क्योंकि लोगों को एकदम उलझा करके और लोगों को अपनी बात समझा करके उनको अपने पाले में करना होता है। अभी पूर्वांचल की बात आपने किया, ईमान से अगर आप देखिए तो लखनऊ से लेकर के बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र तक वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पार्टी है, उनके अगर प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए आप, तो उसमें ओबीसी नहीं मिलेंगे आपको। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं पिछड़ी जात का हूं, अति पिछड़ी का हूं, और किसी पिछड़ी अति पिछड़ी को अपने पार्टी से टिकट नहीं दिए, पूरे लखनऊ से लेकर मिर्जापुर बनारस तक। और ठीक है, बनारस में मनप्रिया जी हैं, उनकी सहयोगी पार्टी हैं, और यही वजह है कि अब लोगों की सजगता, हिस्सेदारी, ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी, इसी के क्रम में बहुत से नेता इधर से उधर, उधर से इधर, ये पार्टी वो पार्टी, नई पार्टी हो रही है। उसका सारा दारा मदार यही है कि हिस्सा हमको राजनीति में, समाज में, संसाधन में कितना हिस्सा अधिक से अधिक मिल जाए। अब उसमें किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। इसलिए जाति को तो हटाना, मुझे जो लगता है, समन्वय कायम हो सकता है अगर प्यार मोहब्बत से सब आदमी कोशिश करे तो समन्वय हो सकता है, जो कि अब तक हमारे समाज में, आप भी समाज में रहे हैं, हमारे सूला साहब भी समाज में रहे हैं, सारे जातियों के होते हुए बावजूद भी समन्वय रहा है, प्यार मोहब्बत रहा है, सलाम बंदगी रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे पता नहीं क्यों इधर कुछ सालों में बहुत बुरी तरह से इसमें जो है विखंडन आ रहा है, कटुता आ रही है। ये कटुता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि समाज तो रहेगा, बिना समाज के देश और दुनिया तो नहीं रह सकता। आज आपने खुद ही कहा कि आंदोलन में जो है, मैं न जाने कोई मुंडा था तो कोई पासी था तो कोई कुछ कौन चमार था, माने कितने लोगों ने भाग लिया, वो जान से गए। तो सबका योगदान है और सबको समाहित करके चलना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरे ख्याल से ये आह्वान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। और लेकिन अब हो रहा है जो हो रहा है, उसमें अब कोई क्या कर सकता है। लेकिन अब ये निश्चित है, ये हमारे बात को अदरवाइज न लिया जाए, ये निश्चित है कि ये जो जागरूकता आ रही है, तो ये जो सो कॉल्ड ओबीसीज हैं, ये अपना हिस्सा अब लेके रहेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं। वो इस तरफ से ले चाहे उस तरफ से ले, वो भाजपा में ही रह के लें चाहे गैर भाजपा में रह के लें, लेकिन लेंगे जरूर, क्योंकि अब इनको चेतना आ रही है। इसलिए बहुत दिन तक इनको आप इस हिस्से से दूर नहीं कर सकते। रमाशंकर जी, जो हिस्सेदारी की बात है, आप बहुत दिनों से समाज को देख रहे हैं, आपके कॉलेज में सभी वर्ग के छात्र पढ़ते भी हैं। जहां तक हिस्सेदारी की बात है तो ये दूसरी चीज है, लेकिन जाति उन्माद, जैसे मनोज सिन्हा जी गाजीपुर से चुनाव 2019 में हार गए थे, उन्होंने बहुत विकास कराया था, लेकिन क्या विकास को दरकिनार करते हुए जाति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? राजेश भाई, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। वाह वाह। और आप बहुत ध्यान से देखें तो अपने भारतवर्ष में लगभग हर कोई यह महसूस करेगा कि जातियों का जो अस्तित्व है, इसे नहीं होना चाहिए था। उसका कारण यह है कि वर्ण के बाद जो जाति की व्यवस्था आई, वह कहीं न कहीं जो तत्कालीन जिम्मेदार लोग रहे होंगे, क्योंकि उस समय तो जाति थी नहीं, जो भी जिम्मेदार श्रेणी वर्ण के लोग रहे, उनके भीतर अपने सम्मान और अपने लाभ को लेकर बड़ी लालसा रही। उनकी यह कामना रही हो कि जो हमको प्राप्त हुआ वो हमारी संतान को ही प्राप्त हो। तो जाति का मसला विरासत का है, विरासत के लाभ का है। इसका किसी के ऊंच नीच भेदभाव का तो कोई मसला ही नहीं था। और अगर आप देखेंगे मानवीय सभ्यता के विकास में कहीं से शुरुआत हुई होगी तो एक ही मनुष्य से शुरू हुई होगी,
तो उसके 4 भाई रहे होंगे, अपने गुण कर्म के आधार पर उनके वर्णों का विभाजन हुआ रहा होगा, जो बहुत चिंतन मनन करने वाले लोग रहे होंगे और बहुत आध्यात्मिक या विशिष्ट ज्ञान, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं बल्कि एक चेतना का नाम है, जिसका उद्देश्य है दुनिया की सभी जातियों को ब्राह्मण बनाना। तो उनके श्रेष्ठ ज्ञान आज के कारण उनको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सबको अपने जैसा बना दीजिए। लेकिन बाद में इन्हीं क्षत्रियों को दिया गया कि आप शासन व्यवस्था अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि छतानाम त्राणम करोति क्षत्रिय, कि आप घाव सह सकते हैं, कर सकते हैं, अर्थात आपके भीतर साहस है सुरक्षा का। उनको यह मिला, वणिक को मिला कि आप व्यापार करिए और स्वयं भी खाइए पीजिए और तीन अन्य वर्णों का पोषण करिए। जो घर का सबसे सीधा बच्चा रहा होगा, जो बहुत प्यारा सा इंसान था, जिसने कभी किसी के सामने अहंकार नहीं रखा, कोई ईगो नहीं रखा, जिसने जो कहा उसी के भीतर सबसे अधिक दया, क्षमा, करुणा, ममता थी, उसी के भीतर सब पूरे परिवार की चिंता थी, उसने सबका किया। वह विभाजन गुण कर्म के आधार पर हो गया कि 4 वर्ण में। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये सब तो हुआ, लेकिन विकृति तब आई, दिक्कत तब आने लगी जब इस भारतवर्ष में जातियों में उपजातियां और गोत्र में उपगोत्र तक की बात की जाने लगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य की भूमिका में एक बड़ी अच्छी बात कही कि इस देश की नीची से नीची जाति भी अपने से नीचे एक जात तलाशे बैठी रहती है। हाँ। तो ये समस्या यह आई कि अब इसका असर हमारे प्रधानमंत्री के लेवल तक पहुंच सकता है। अगर पहुंच रहा है, आप समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जो नहीं होना था वो जातियों के रूप में आया। अच्छा, मंडल कमीशन हो चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, तो उसमें आरक्षण आदि की जो भी बात कही गई थी, उसके पीछे यह था कि समाज का वह तबका जो विपन्न है, गरीब है, कमजोर है, उसमें दोनों श्रेणियां थी। आर्थिक स्तर पर भी था और दूसरा यह भी था कि वह श्रेणी जो हजारों साल से बहुत ही प्रताड़ित किया गया है, जिसने अपना मॉरल ही खो दिया, मनुष्य होने का बोध ही जिसको समाप्त हो चुका हो, तो सबसे पहले उनमें मनुष्यता भरनी आवश्यक है। इसलिए उनको आरक्षण दीजिए। पैसा भर आ जाने से किसी के पास साहस नहीं आ जाता, स्वाभिमान नहीं आ जाता, या क्रियाशीलता नहीं आ जाती, या गुण नहीं आ जाता। यह भी होता है कि उसके भीतर पैतृक रूप से, पूर्व से, सामाजिक रूप से विशिष्टता का बोध भी हो, साहस भी हो। यह इसलिए हुआ था, संविधान में व्यवस्था की गई थी और फिर मंडल कमीशन भी आया। निश्चित तौर पर दोनों अभियान बहुत ही सार्थक रहे, लेकिन इसका उद्देश्य था सामाजिक समरसता की स्थापना करना। जी। और इस सामाजिक समरसता के स्थापना को कालांतर में, चाहे वो जो मंडल कमीशन लेकर के अभियान चलने वाले लोग थे, वो और उनके बाद के भी बहुत से दलों ने इसको अपना हथियार समझा। और आप तो जानते हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज होती है कि किसी देश की दशा और दिशा बदलनी हो तो वहां की राजनीति को बदल दीजिए। अमेरिका में एक दिन में तो अमेरिका नहीं बना। वहां के जब चुनाव होते हैं तो वहां का प्रत्याशी कभी इस तरह की बात नहीं करता है कि मैं अमुक जाति का हूं कि तमुक जाति का हूं। वहां का प्रत्याशी तो विश्व स्तरीय सोच लेकर के चलता है। वैसे भी अमेरिका की अपनी कोई आबादी क्या है, सारी आबादी पूरी दुनिया मिल करके तो अमेरिका का निर्माण करती है। हमारे यहाँ ये सिस्टम है नहीं, ले दे करके पूरी राजनीति यहीं से करनी है। हम कह रहे हैं कि जैसे भी सर ने कहा, श्रीपति सर ने, कि विभिन्न आंदोलनों में जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, वो आवश्यक नहीं था कि वो आरक्षण वाली जाति में रहे। वो बड़ी जातियों में थे, लेकिन उन्होंने अभियान छेड़ा। पंडित नेहरू ने भी काफी इस देश में काम किया, वो तो पंडित थे, उन्होंने भी आरक्षण को सपोर्ट किया। सरदार पटेल ने भी आरक्षण को सपोर्ट किया।
उनका मकसद सामाजिक और आर्थिक उन्नयन का था, आध्यात्मिक उन्नयन का था, आत्मिक उन्नयन का था। जहां पर एक समाज बड़े लंबे समय से पिछड़ा हुआ हो, दबा हुआ हो, कुचला हुआ हो, वो उभरे। उसका आशय यह नहीं था कि जातियां आपस में टकराएं, भारत का आदमी इंसान बने, उनके भीतर परस्पर समानता का व्यवहार हो, समानता का बोध हो, महसूस कर सके। साथ में बैठकर खाने में कोई एक व्यक्ति ये न सोच रहा हो कि ये कहीं आसमान से आए हुए दिव्य पुरुष हैं, मैं तो धरती का निकला हुआ बहुत साधारण सा हूं, यह सब बोध न हो। इसलिए सबको समानता के लिए लाने के लिए बात कही गई थी। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर दे दूं, आप एक क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर किसी जाति विशेष का प्रत्याशी चुने जाने के बाद वहां का विकास हुआ हो। इसी मिर्जापुर जनपद में ऊंची जातियों के लोगों ने भी नेतृत्व किया लोकसभा क्षेत्र का, नीची जातियों के लोगों ने भी नेतृत्व किया। यहां से विकास किसने किया? पूरे 5 साल तक यही बात मैसेज की जाती रही कि वो ब्राह्मण हैं तो वो क्षत्रिय हैं, तो वो वैश्य हैं, तो वो दलित हैं, वो ओबीसी हैं। इसी पर 5 साल का समय खपाया गया। अब चाहे जिस भी बिरादरी का व्यक्ति आए, हम कह रहे हैं कि अगर भारत का राष्ट्रभक्ति की भी बात इसी में ले लीजिए, मैं कह रहा हूं कि मिर्जापुर का उत्थान करने वाला मिर्जापुर का कोई व्यक्ति न होकर के अमेरिका, रूस, जापान का आ जाए, और जितना 70 साल में यहां से विकास नहीं हुआ वो अमेरिका का एक आदमी 5 साल में करके चला जाए। आप बताइए कौन महत्वपूर्ण होगा? अमेरिका वाला महत्वपूर्ण होगा कि मिर्जापुर वाला होगा? जाहिर सी बात है, अमेरिका वाला। तो विकास के लिए जाति बताने और पूछने और कहने की जरूरत नहीं है, जाति के आधार पर वोट देने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम यह देखें कि किसने काम किया है या किसमें काम की संभावना है। आमतौर पर यह होता है कि पार्टियों के झोले में तमाम चेहरे पड़े रहते हैं, पार्टी नेतृत्व हाथ डालता है, उसमें देखता है कि कौन सा चेहरा ज्यादा कारगर होगा, उसी को ले आकर बैठा देता है। उसमें कोई पूर्व से विश्वास का कोई काम किया हो अथवा न किया हो। नए चेहरे आते हैं तो असमंजस की स्थिति होती है कि ये क्या है, कैसे हैं। लेकिन एक आध बार का कहीं छोटी भी जगह पर वह व्यक्ति रहा हो, जांचा परखा रहा हुआ उसका चरित्र और उसकी क्षमता, तो ज्यादा अच्छा रहता है यह समझने में कि कौन कितना कारगर है। तो विकास के लिए जाति का होना आवश्यक नहीं है, विकास के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति कैसा है। श्रीपति जी, जो आगे आगे चलता है, जिसको हम कुछ लोग आइकन मान लेते हैं समाज में कि नहीं फला आदमी अच्छा काम कर रहा है, और उसकी नकल लोग करने लगते हैं। देश में इस समय जो दिखाई दे रहा है, सबसे ताकतवर, सबसे बड़े धार्मिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके जो प्रस्तावक हैं बनारस सीट से, पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सुनकर, इसे क्या आप जातियों को साधने की कोशिश कर सकते हैं? जबकि मोदी जी ने बनारस को क्योटो बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है अभी तक। देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल के इतर 2 बात कहूंगा जो शुक्ला साहब ने कही। बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा के जो 295 लोगों ने मिलकर संविधान को फाइनल किया जी, उसमें आरक्षण का आधार आर्थिक था ही नहीं, आरक्षण का आधार केवल सामाजिक था। इसलिए जो पहली काका कालेलकर समिति बनी थी 1953 में, तो काका कालेलकर समिति ने पूरे देश में घूम घूम के ये पता किया कि गांव में या शहर में किस जात का आदमी किसको प्रणाम करता है। कोई जात जो सामाजिक रूप से ऊंची है, भले ही गरीब है, लेकिन धनी आदमी भी अगर सामाजिक रूप से गरीब जात का है तो वो प्रणाम करता है उसको जो सामाजिक रूप से उच्च जात का है। तो आरक्षण का आधार तो आर्थिक था ही नहीं, आरक्षण का आधार तो सामाजिक था, आज भी सामाजिक है, एक बात। दूसरी बात, जो हमारा लोकतंत्र है इसमें 2 प्रमुख चीजें हैं।
एक तो क्षेत्र का विकास, दूसरा नीतियों का विकास। तो क्षेत्र के विकास में तो जो शुक्ला साहब ने बात कही उससे मैं एकदम 100% सहमत हूं, लेकिन नीतियों की बात जहां तक आएगी, जैसे माननीय अनुप्रिया जी अभी भाजपा के सहयोगी हैं, मान लीजिए खुदा न खास्ता, जैसे अभी भी वो सांसद है ही, माननीय अनुप्रिया पटेल जी एक बार भी सदन में आरक्षण को लेकर के या जाति जनगणना को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया है। सदन के बाहर उन्होंने कई बार भाषण किया है। ये देखिए कितनी बड़ी बेईमानी है। आप सदन के अंदर जब कोई बात कहते हैं तो रिकॉर्ड में आती है, सदन के बाहर क्या बोलते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो नीतियां हर पार्टी की अलग अलग हैं, और आर्थिक नीति का जहां तक सवाल है, इस समय अभी वर्तमान में तो जो मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव ने आर्थिक नीति निर्धारित कर दी 1990 में, अभी आर्थिक नीतियां वही चल रही हैं। ये अलग बात है कि हमारी वर्तमान सरकार बहुत तेजी से उस पर आगे जा रही है, बिना सामाजिक संरचना का ख्याल किए हुए कि समाज के लोग कोप कर पा रहे हैं, उतना तेजी से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। कांग्रेस में, इस पार्टी में यही एक अंतर है। कांग्रेस पार्टी नीतियों का भी इम्प्लीमेंटेशन जब करती है तो समाज को थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलती है, बहुत तोड़ फोड़, बहुत हड़बड़ी में नहीं करती है। और जैसे मंडल कमीशन आया तो तोड़ फोड़ हुआ, क्योंकि वो जल्दीबाजी में हुआ। और उसी तरह से ये जो मंडल ले आए तो, अरे हाँ, कमंडल ले आए तो ये भी हड़बड़ी में थे। तो नीतियों का जहां तक प्रश्न है, तो लोकसभा में अगर कोई आदमी एनडीए की तरफ से है तो वो आरक्षण का और जाति जनगणना का सपोर्ट लोकसभा के अंदर नहीं करेगा, और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो आरक्षण और जाति जनगणना का सपोर्ट करेंगे। या इसी तरह की और जो बातें हैं, जैसे कल कहीं हम सुन रहे थे कि किसी पत्रकार ने बहुत रुखे ढंग से पूछा प्रियंका जी से कि साहब ये जो कह रहे हैं कि 8,500 रुपया खाता में आएगा तो पैसा कहां से आएगा। तो थोड़ा इन्वाइट हो गई, बोली जो 16 लाख करोड़ अभी पूंजीपतियों का माफ हुआ उसके लिए पैसा कहां से आया। पैसा तो केवल हेर फेर किया जाता है। आप 18,500 करोड़ मने दे सकते हैं कुंभ को, और उतने में कई जिलों का विकास कर सकते हैं आप। मिर्जापुर के जितने बांध है, मिर्जापुर सोनभद्र के, मैं सभी मंच पर उठा चुका हूं, सभी मंत्रियों के सामने कह चुका हूं, उनके प्रतिनिधियों से कह चुका हूं कि मिर्जापुर के जो बांध हैं, पानी नहीं रहने से हमारा पूरा एरिया असिंचित है। जिस तरह से कमलापति त्रिपाठी ने लिफ्ट कैनाल बना के रामनगर में, नारायणपुर के पास में चंदौली पानी ले गए, अगर आप लिफ्ट कैनाल बना करके अब मिर्जापुर के बांधों को भर दें तो पूरी में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग उधर सोचते हैं भाई वही बाण सागर से इधर उधर करते रहते हैं। अरे बाण सागर पानी जो है तो सही है, आप जो गंगा जी का पानी फालतू में बह के समुद्र में चला जा रहा है वहां देखिए। और दूसरी चीज की जाति का असर है चुनाव पर, बुरी तरह से है। और माननीय मोदी जी इस मामले के अब तक के भारतीय राजनेताओं में सबसे कहा जाए तेज या चालाक या जो भी कह लीजिए आप, एक तरफ अपने को बहुत बड़ा हिंदू मानते हैं, दूसरी तरफ मां के मरने पर बाल नहीं छिलवाए फिर भी हिंदू हैं वो। बनारस में और अयोध्या में कई सौ मंदिरों को तोड़वा दिया इन्होंने, फिर भी हिंदू हैं। तो ये बातें जनता की हैं, जनता क्या बात को मान लेगी नहीं मान लेगी, कैसे आप प्रस्तुति किए, ये सब भी अलग बात है। मदारी जो है पैसा ले जाता है। हम लोग बचपन में एक गुड़िया होती थी मने, तो उससे कहता था हग बुधनिया हग, तो उसमें से पैसा निकलने लगता था। अब हम लोग ये उसमें सोच नहीं पाते थे कि साहब जब इसको इतना बुद्धि है कि ये कपड़ा की गुड़िया से पैसा हगवा सकता है तो हम लोग से पैसा क्यों मांग रहा है। तो लेकिन इसी तरह का मदारीपना चल रहा, लोगों को पसंद आ रहा है। गंभीर बातें, चढ़ाई पर चढ़ने की बातें कठिन होती हैं, और देश का जो आम नागरिक है वो चढ़ाई पर चढ़ने से डरता है, गंभीर बातों की तरफ जाने से डरता है। अब तक के सारे बाबा, जो बाबा रहे हो चाहे वो बाबा, सब बाबा उत्कर्ष की तरफ की बात करते थे। अब हमारे राजनीति में और बाबाओं में उत्कर्ष की बात ही नहीं हो रही है, केवल उल्टा पुल्टा करके लोगों को बस अपने तरफ मन ये कर लेना है।
भाई इससे समाज नहीं बनेगा। तो समाज को बनाने के लिए हमेशा हमें उत्कर्ष की बात ही करनी होगी, नीचे की बात नहीं करनी होगी। जो साधने वाली बात आजकल चल रही है, इस तरह से बहुत टेम्परेरी चीजें हैं ये सब। मैं ठीक है भले ही क्लिक कर जाएं, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं कर रहा हूं। आप शुक्ला साहब मने हिंदू धर्म के आदमी हैं, आप ज्यादा जैसी आप भी हैं। अब तक हम लोग यही सुनते रहे हैं कि मंदिर का जहां प्राण प्रतिष्ठा हो गया, मूर्ति वहां से हिलती नहीं है। और हमारे मोदी साहब ने एक अलग कौन मंत्र निकाल दिया बनारस में, कई मूर्तियों को हटा दिया इन्होंने, कौन तो मंत्र पढ़ के, पता नहीं क्या क्या मंत्र लोगों ने याद कर लिया। तो ये ठीक है, उनका चल जा रहा है, अभी उनका पब्लिक में उनकी बातों का असर है, लेकिन घट तो रहा है। ये तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि उनका असर घट रहा है। हर बात पर मैंने केवल ये इसी तरह से उल्टा पुल्टा करना, इससे कुछ होगा नहीं। अंततः जो सही चीजें हैं वही समाज में आएंगी, और समाज की समृद्धि हमारे आपके करने से होगा। और समाज को जोड़ना बहुत जरूरी है, जाति वाली बात हो या धर्म वाली बात हो। शुक्ला जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। आपकी वीडियो नहीं दिख रही है, लगता है नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया है आपके यहाँ। नहीं, वीडियो तो इनका दिख रहा है हमको, मेरे स्क्रीन पर नहीं दिख रही है, लगता है नेटवर्क थोड़ा डाउन है। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए शुक्ला जी, आवाज सुन रहे हैं ना? जी जी। बनारस में 10 साल मोदी जी के हो गए, माँ गंगा ने उनको बुलाया था, गंगा पुत्र हैं वो, तीसरी बार भी बुला लिया। ये जातियों को बनारस में उनको साधने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि उन्होंने वहां पर प्रचंड विकास कार्य किए, दुनिया भर का जो है इवेंट मैनेजमेंट किया गया नामांकन के दौरान। फिर भी ये प्रस्तावकों के माध्यम से, क्या उनको डर लग रहा है क्या कि जातियां नहीं सधी तो चुनाव हार सकते हैं? दरअसल अपने प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े अभिनेता भी हैं। अच्छा। मुझे लगता है कि अभिनय के क्षेत्र में उनका कोई जोड़ नहीं है। हाँ, उसमें भी खोजा जाता है। क्या है आपका जी, जो कैमरे का आइकन दिख रहा है उस पर म्यूट तो नहीं हो गया है? नहीं, कैमरा तो रेड दिख रहा है। नहीं, हमें सुनाई पड़ रहा है। नहीं सुनाई दे रहा है ना, कैमरे का जो वीडियो कैमरा आपके स्क्रीन पर बना दिख रहा है ना जी, आपकी फोटो के नीचे। फोटो के ऊपर है, फोटो के नीचे तो नहीं है। उसमें क्रॉस नहीं ना बना है? देखिए हमारे पर हाँ क्रॉस दे रहा है, माने राजेश इज रिकॉर्डिंग द कॉल, ये हो रहा है। वो तो ठीक है, वो तो रिकॉर्डिंग चल रही है। आपकी जो फोटो है, मतलब आपके मोबाइल का आवाज भी म्यूट करने का वो होगा, माइक बना होगा फूल की तरह, और उसी के बगल में होगा वीडियो कैमरा है। तो हाँ, तो वीडियो कैमरा म्यूट तो नहीं है? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, हम फोटो लगा देंगे, कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो गया। बोलिए बनारस। तो प्रधानमंत्री जी तो अभिनय में माहिर हैं, और उसमें भी खोज लेते हैं, कई तरह की विविधता का समन्वय करते हैं। जैसे उसमें जातियों का समन्वय तो उन्होंने किया ही है, धार्मिक क्षेत्र से भी समन्वय करने की कोशिश की है जी। तो इन सब के लिए पिछली बार का स्वरूप दूसरा था, इस बार का दूसरा है। उसमें बड़े बड़े नाम लिए गए थे, जाने पहचाने। उनका यह उद्देश्य होता है कि सभी जातियों के लोग इस बात को समझ लें कि प्रधानमंत्री जी का जो स्वरूप है वह एकांगी नहीं, वो सभी जातियों और संप्रदायों, सभी जातियों के लिए कर रहे हैं। अच्छा होता कि उसी में संप्रदाय वाले भी हो जाते, 4 ही करना था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 कर देते और भी अच्छा होता, क्योंकि भारत देश केवल हिंदू धर्म के ही 4 जातियों का तो होता नहीं है, या 4 वर्णों का। भारत में सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन चूंकि भारतवर्ष की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम ही रही है, और उन्होंने नब्ज तो पकड़ ही ली है कि भारत की जनता अभी भी जाति को लेकर के बहुत ही सावधान है।
लेकिन जाति वाला मसला अभी आगे जाकर के बहुत, जैसा अभी सर ने कहा कि सामाजिक आधार है, जातियों के आरक्षण का आधार सामाजिक कल भी था आज भी है, हालांकि 10% जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया वो आर्थिक आधार पर ही दिया गया है। तो लेकिन एक बात अभी फिर आगे शुरू होगी, जो चीजें कभी जातियों के बीच में लोभ लालच का मामला जो प्रारंभ से था, जिसमें इतनी जातियां बटी, तो फिर अगर आरक्षण का यही स्वरूप रहा तो आप भविष्य में देखेंगे कि ओबीसी से ओबीसी लड़ेगा, यस, एससी से एससी लड़ेगा, वो क्रीमी लेयर के खिलाफ खड़ा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अब यह बात मानी जाने लगी है कि अब चिराग पासवान का भी परिवार आरक्षण लेगा, लालू यादव जी का भी परिवार आरक्षण लेगा। अब ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी इसमें कुछ खास है। अच्छा, ये 8 लाख रुपए का जो सीमा बताई गई है कि 8 लाख में से जिनका ऊपर होगा वो क्रीमी लेयर माने जाएंगे, इसका निर्धारण कैसे होगा? कोई किसान है और 200 बीघे का काश्तकार है, 300 बीघे का काश्तकार है, कैसे निर्धारण करेंगे कि उसका 8 लाख है? वो तो इनकम टैक्स देता भी नहीं, और वो बनिया के यहाँ पूरा बेचेगा अपना अनाज, कैसे कोई मूल्यांकन कर पाएगा किसके पास क्या है? तो ज्यादा अच्छा हो कि अब जातियों के विभाजन की बात जो कही जा रही है, जाति मुक्त भारत का अभियान क्यों न चलाया जाए? राइट। यह अगर होता कि जाति मुक्त भारत, रमाशंकर शुक्ल न रह करके और रमाशंकर रह जाते और राजेश पटेल न रह करके राजेश रह जाते, फिर कोई दिक्कत ही न रहती। हमारे सामने न समरसता की समस्या आती, न तब एक ही बात आती कि कौन आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत है, कौन आर्थिक तौर पर कम मजबूत है, इतनी सी बात होती। लेकिन यह कभी नहीं हो पाएगा, इसमें भी बहुत लोगों को दिक्कतें आएगी। इसको मतलब राजनीतिक दल जातियों को बनाए रखने में अभी फिलहाल लाभ में, और जब तक इसका लाभ मिलता है, जब तक इसका सिक्का चल रहा है, तब तक वो चलाना चाहेंगे। वरना जो सबसे नीची जाति का आदमी है, रैदास साहब ने साफ कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर उनसे भी सबक लेते, जबकि प्रधानमंत्री जी भी रविदास जी के जयंती पर जाकर के उनको माल्यार्पण करते हैं। सारे दलों के बीच में होड़ होती है, अच्छी बातों की तरफ तो सब लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वो मौखिक होता है। प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात कह रहे हैं कि मैं फला जाति का हूं, तो यह भारतवर्ष के प्रति एक संवैधानिक और सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा बड़ा गैर जिम्मेदाराना कार्य है, यह निंदनीय भी है। उनको यह कहना चाहिए कि हम धीरे धीरे देश को जाति मुक्त करने जा रहे हैं और पूरा भारतवर्ष एक परिवार के रूप में काम करेगा। आप अन्य मामलों में तो पूरे देश भर के लोगों कहते हैं कि यही हमारा परिवार। जब वंशवाद पर आप चोट करते हैं, परिवारवाद पर आप चोट करते हैं, तब वो कहते हैं कि पूरा देश ही मेरा परिवार है। फिर अलग से जाति लेकर काहे खड़े हो गए? अलग से जात, अलग से धर्म। हाँ, हम लोग तीनों लोग मिर्जापुर के हैं। बाबू श्रीपति सिंह भले बनारस में रहते हैं, लेकिन आते जाते रहते हैं गांव, और मिर्जापुर पर इनकी नजर रहती है। इस चुनाव में मिर्जापुर में जातियों का कितना असर पड़ रहा है श्रीपति जी? जातियों का असर तो पूरा है। आपके अनुप्रिया पटेल जी का आधार ही जाति में वोट है। अब वो जाति वोट उनको कितना मिलता है नहीं मिलता है ये अलग बात है। इस बार कुछ तो दरका है, लेकिन आज भी अगर उनको इतना दम है तो इसी बल पर दम है। क्योंकि आप राजेश जी खुद बहुत प्रबुद्ध आदमी हैं। जमालपुर ब्लॉक के लिए अनुप्रिया जी ने क्या काम किया। एक तो जमालपुर में जो डिग्री कॉलेज का मामला था, उन्होंने मार्च में एक चिट्ठी दी और 4 ही दिन के बाद सरकार का कोई चिट्ठी आ गई तो उससे लेके उड़ गई कि हमारे वजह से हुआ। 4 दिन में सरकार कोई निर्णय तो नहीं होता है। निश्चित रूप से जमालपुर के जो डिग्री कॉलेज है उसके लिए हमारे माननीय विधायक जी बहुत दिन से लगे हुए थे, लेकिन अनुप्रिया जी उसका श्रेय लेने की कोशिश की। उसके अलावा तो कोई मुझे नजर नहीं आता कोई बांधबंदी का, नहर का या रोड का
या कोई छोटे मोटे मिल का कोई ऐसा काम उन्होंने किया हो, ऐसा तो हमको नजर नहीं आता। लेकिन अब ये है कि उनकी जात है, प्रमुख जात है, इसलिए उसके बल पर हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा है, मेरे पास एक आंकड़ा है जी। 2009 में हालांकि 2 कुर्मी उम्मीदवार लड़े थे, 19% वोट बीजेपी को मिला था जी। 2014 में जब अपना दल एस मिर्जापुर से लड़ा था भाजपा गठबंधन से, तो ये वोट 43% हो गया। और 2019 में यही अनुप्रिया जी को 53% वोट मिल गया। तो क्या केवल एक जात का वोट मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो भाजपा का वोट तो मिल ही रहा उनको, भाजपा का वोट मान लेकिन लीजिए इस बार तो भाजपा के वोट, बसपा का जो प्रत्याशी कौन है उसके चलते कुछ इनको नुकसान हो रहा है जी। और थोड़ा बहुत नुकसान दौलत मास्टर भी करेंगे, कुछ जरूर नुकसान करेंगे। जी। हालांकि अनुप्रिया जी का अभी भी चांस जब से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस बार टक्कर है। रमाशंकर जी, ये सुन रहे हैं आवाज मेरी? जी जी। आपकी वीडियो नहीं आ रही, यही बड़ी दिक्कत है। उनका तो हमको चेहरा और पंखा सब दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, मेरे पर नहीं दिख रहा है ना, रिकॉर्ड तो मेरा स्क्रीन हो रहा है ना। तो रमाशंकर जी ये बताएं, चलिए तकनीकी खराबी होगी कोई। मिर्जापुर में जो अभी स्थिति है, बिंद बिंद की तरफ जो बोला जा रहा है कि नहीं, इस बार बिंद जो है एकजुट है, कुर्मी भी एकजुट हो रहा है, लगता है इस्लाम खतरे में है, ब्राह्मण क्या कर रहा है? राजेश भाई, दिक्कत इस बात की है कि पूरे जनपद की जनता इस समय बहुत परेशान है। जी जी। दरअसल जो चेहरा दोनों तरफ है, वास्तव में अगर चुनाव से पहले तक की बात अगर सोचे तो दोनों चेहरे को जनता यहाँ की पसंद नहीं करती। हाँ। मजबूरी बन गई है। इंडिया गठबंधन ने भी और एनडीए गठबंधन ने भी अपने अपने मजबूरी वाले धर्म का प्रयोग किया है। जी। रमेश बिंद मिर्जापुर से एक तरह से भगाए गए या पलायित किए गए व्यक्ति हैं। हाँ। और अनुप्रिया जी का जो 2 बार का कार्यकाल रहा है, वह कहीं न कहीं भाजपा का लहर रहा है, उसकी वजह से ऐसा रहा है। लेकिन सच पूछिए तो परिस्थिति तो यही है कि दोनों ही गठबंधनों ने जाति के आधार पर ही निर्णय लिया है और दोनों लोगों की कार्य प्रणाली ऐसी है जिसमें कुछ एक लोग तो प्रसन्न हैं, बाकी सारे लोग प्रसन्न नहीं हैं। और यही कारण है कि दोनों लोगों को अपनी बात साबित करने में, खासतौर से अनुप्रिया जी को दिक्कत हो रही है। वो सबसे डंके की चोट पर यह नहीं कह पा रही हैं कि हमने सब के लिए काम किया है और मैंने सबको सम्मान दिया है, क्योंकि जो ही वो ये कहेंगी हजारों लोग खड़े हो जाएंगे कि आपने मेरा वाला काम नहीं किया था, आपने मेरी जाति पूछी थी या पूछी नहीं थी। आपके यहाँ से जो निर्णय लिया गया था वह जाति के लिए लिया गया था। रमेश बिंद का भी तो आपको पता ही है कि उन्होंने तो बाकायदा, उनका जो वायरल वीडियो है इस समय, जो उनके विरोधी लोग हैं सब जगह वायरल कर रहे हैं लगातार, कि उन्होंने सवर्णों के लिए, खासतौर से ब्राह्मणों के लिए जनेऊ निकाल करके दिखाना, जनेऊ मिले तो खट से ताड़ से मारो, ये उनका भी है। दोनों लोगों ने विखंडनवादी संस्कृति को अपनाया। एक में अनुप्रिया जी ने तो नहीं अपनाया डायरेक्ट, वो सौम्य हैं, सहिष्णु हैं, पब्लिक उनको अपेक्षाकृत अधिक पसंद भी करती है। लेकिन उनके हस्बैंड द्वारा लगातार इस तरह के अटैक किए गए लोगों पर, जिसपे अभी हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक क्षत्रिय बिरादरी के लोग ने बड़ी आपत्ति की कि आप हमारा सम्मान नहीं ग्रहण करेंगे तो ठीक है हम जा रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार के चुनाव में फैक्टर तो वही जाति का ही है। अब रही बात यह कि आपका सवाल यह था कि ब्राह्मण क्या करेंगे। हाँ, ब्राह्मण किधर जा रहे हैं प्रभु?
राजेश भाई, खरी बात अगर कही जाए तो ये जो ब्राह्मण बिरादरी जो है, जहां सम्मान प्राप्त होता है, एक तो इनका स्वभाव बड़ा सहनशील और शालीन होता है। क्रोध आता है क्षणिक होता है, बहुत ज्यादा देर तक का क्रोध भी नहीं होता, बहुत बदले की भावना से ये कार्रवाई भी नहीं करते, खासतौर से तब जब नंद वंश की तरह कोई घटना न उत्पन्न हो जाए, तब तक वो इतना बड़ा क्रोध भी नहीं करते कि शिखा बंधन हम नहीं करेंगे। अगर इनको चाहे जब भी जितना भी अपमानित किए हों, और अपने मुसीबत के समय इनको आप आकर के सम्मान और स्नेह दें, आदर दें, और अपने गलती के लिए क्षमा याचना कर लें, ये अपना सब कुछ बोल करके तुरंत आपके साथ चल देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि ब्राह्मण वोट ही कितना डालते हैं। आज भी यह स्थिति है कि ब्राह्मण के साथ साथ सवर्ण को भी जोड़ लीजिए, सवर्ण की वोटिंग बहुत कम % होती है। ठीक है, लेकिन बात जब इस आधार पर आकर खड़ी हो कि तराजू पर दोनों जो पलड़े हैं उस पे वजन लगभग बराबर है, अब बस इस पे प्रतीक्षा है कि कौन एक तरफ बैठ जाए तो थोड़ा सा भारी हो जाए। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसमें अनुप्रिया जी ज्यादा भारी पड़ जाएं। अच्छा, नहीं, जैसे शुक्ला जी के बात से मैं यहाँ एकदम सहमत हूँ। शुक्ला जी, सर्व समाज के सम्मान की जो बात है जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगी, सरदार पटेल की प्रतिमा लगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झूरी बिंद की प्रतिमा लगी, कुछ और भी प्रतिमाएं लगी हैं सर्व समाज को सम्मान देने के उद्देश्य से ही कि सभी समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं मिर्जापुर में हो जाए, और विभिन्न चौराहों का जैसा दावा किया जाता है सुंदरीकरण किया जा रहा है, और वो किसी न किसी समाज के महापुरुषों के नाम पर उनका नामकरण किया जाएगा। तमाम तरह चौराहे हैं, तो सम्मान तो इससे मिल रहा है। और रही विकास की बात, तो इंडिविजुअल भले विकास नहीं हुआ है, लेकिन लोग बोल रहे हैं, विरोधी भी बोल रहे हैं कि डिग्री कॉलेज की छोड़ दीजिए तो विवाद में हो गया, लेकिन जो बिंद यूनिवर्सिटी है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, और अस्पताल का जो ट्रामा सेंटर वगैरह, या और भी तमाम तरह के सड़कें जो 4 लेन, मिर्जापुर के चारों तरफ से 4 लेन। मिर्जापुर जनपद शायद ऐसा पहला जिला होगा जहां गंगा नदी में 4-5 पुल होंगे आर पार करने के लिए। तो इतना विकास होने के बावजूद अनुप्रिया पटेल को जाति के आधार पर क्यों जूझना पड़ रहा है कि नहीं, वो उनको जाति के नाम पर वोट मिले, या दम भर रहे हैं कि नहीं हम तो कुर्मी है इसलिए जीत जाएंगे, कुर्मी मतदाता बहुत हैं। राजेश भाई, केवल मिर्जापुर क्यों देख रहे हैं? आप भारतवर्ष का कोई भी जनपद उठा करके देखिए, जितनी चीजें यहाँ आप बता रहे हैं उस तरह की चीजें पिछड़े से पिछड़े जनपद में भी हुआ है। सोनभद्र का भी विकास कम नहीं हुआ है, वो तो वहां अनुप्रिया जी नहीं थी। जौनपुर का कम विकास नहीं हुआ, वहां अनुप्रिया जी नहीं थी, और अन्य जनपदों में भी देख लें। सवाल ये खड़ा होता है कि आपके यहाँ कार तो परदादा के समय नहीं थी, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी जो आज आपके पास संसाधन है वो आपके दादा या हमारे दादा के समय नहीं थे। हमारे पिताजी तक के समय में हम लोग, याद है अपने बचपन का, जब रोटी महत्वपूर्ण विषय था और रोटी से हम लोग जूझते थे, और जिस दिन घर पे रोटी होती थी उस दिन बड़ा मतलब आनंद होता था। और हम अपने क्षेत्र के अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं तो खासतौर से तब हम लोग मड़िहान के पास बगनी थपनवा गांव में रहते थे, तो उस समय पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति 8 साल की अवस्था तक मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जिसका पेट निकला। तो वो पेट पीठ मिलकर है, एक चल रहा लखुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को मतलब भूख मिटाने का संकट था। और आज वहीं हम लोग हैं, हमारे पास बहुत ढेर सारी चीजें खाने पीने से लेकर अन्य सारे संसाधन हैं। देश जब आजाद हुआ था तो उस समय निश्चित तौर पर देश में समस्याएं थी, रोटी की भी समस्या थी, हमें अमेरिका से लाल गेहूं के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था, उसका भी उसने दुरुपयोग किया।
ह्यूमन के नाम पर, ह्यूमन कोऑपरेशन के नाम पर उसने उसका भी दुरुपयोग किया। तो हम पहले की अपेक्षा अगर वर्तमान का जब मूल्यांकन करेंगे विकास के मामले में तो ही ठीक होगा। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि यह विकास किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि अब इतना पैसा आने लगा, आ चुका है देश में, उसके लिए आर्थिक उदारीकरण जो मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने प्रारंभ किया था, वह उसके लिए श्रेयस्कर है, श्रेय लेने का अधिकारी है। क्योंकि आज हमारे पास संसाधन है तो निश्चित तौर पर हमारा अगर हमारी फूस की झोपड़ी रही होगी तो हम उसमें 2 फ्लोर 3 फ्लोर मकान बनवाएंगे, कई जमीनें लेंगे, उनके पास कार रखेंगे, अपने घर में टाइल्स पुरानी हो गई तो उसको चेंज कर देंगे, यही सब करेंगे ना। वो किसी व्यक्ति का योगदान नहीं है। वो ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे एक हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते थे कि ये भक्ति काल क्यों अचानक आया, कौन सा ऐसा कारण था। तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि देश में चूंकि मुसलमानों का हमला हुआ तो यहाँ के लोग निराश हो गए, और निराश हुए तो उन्होंने भगवान के शरण में जाना ही श्रेयस्कर समझा, इसलिए उन्होंने 200 साल तक 300 साल तक भक्ति की रचनाएं की। फिर बाद में हुए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नहीं, ये अगर मुसलमानों का आक्रमण न भी होता तो भी भक्ति की कविताएं लिखी जाती। उसका कारण यह है कि उसकी परंपरा पहले से थी, वहां से ही शुरू थी। जब पंडित नेहरू ट्रैक्टर लेने के लिए 90 ट्रैक्टर लेने के लिए फर्ग्यूसन से जाकर के मिलते हैं वहां ब्रिटेन में, तो आप समझ सकते हैं विकास का वह जो स्वरूप रहा होगा, विकास की चिंता रही होगी, आज थोड़ी है जी। वो 90 ट्रैक्टर के लिए भारत का प्रधानमंत्री ब्रिटेन जा गया, इसलिए कि हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाई और कृषि, ये 3 चीजें हमारी महत्वपूर्ण हो जाएं तो हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उसके बाद कई पीढ़ियों ने काम किया, काम करते करते आर्थिक उदारीकरण आया, और उसके बाद देश में पैसे आने शुरू हुए, उसी के साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा। ये सामान्य प्रक्रिया, ये सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है, आगे चल के भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। शुक्ला जी ने बहुत सही रास्ता पकड़ा है, और यही शुक्ला जी की बात पेटों पर भी लागू होती है। बनारस के बनारस में ऐसा अलग से कुछ भी नहीं हुआ है जिसका बहुत श्रेय दिया जाए किसी को। जी हाँ, तो उसमें राजेश भाई महत्वपूर्ण यह है कि यह विकास अगर अनुप्रिया जी न होती तब भी होता, रमेश बिंद होते तब भी होता, और ये सब न होकर कोई चिलरू पमारू और गब्बर सिंह होते तब भी होता। महत्वपूर्ण यह है कि मिर्जापुर का जो वास्तव में विकास होना चाहिए था, वह होना चाहिए था कि यहाँ का कृषि विकास होता, यहाँ के बांधों का विकास होता, यहाँ के स्कूल कॉलेजों का विकास होता। एक तो हमारी जो वर्तमान केंद्र की सरकार है, इसने जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई है, पता नहीं कैसे ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। फैक्ट यह है कि अगर इसको लागू कर दिया जाएगा तो विश्व के सबसे बड़े चेला बनने की स्थिति में हम आ जाएंगे। हमारे देश के लोगों के पास पैसे तो होंगे, हुनर भी होगा, नॉलेज नहीं होगा। कक्षा 12 का लड़का अगर बैठ रहा है, कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, समस्या इस चीज की है। और एक बात और बताएं, हम कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज न होता, जिला अस्पताल था, मंडलीय अस्पताल था, मंडलीय अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके सारे पदों पर डॉक्टर्स रखे गए होते, मशीनों के ऑपरेटर्स रखे गए होते, वार्ड बॉय रखे गए होते, नर्सेज रही होती, तो क्या वह मेडिकल कॉलेज से कम फायदा पहुंचाता? नहीं। आप हाईवे को काउंट कर रहे हैं, लेकिन आप बता दिए कौन सा ऐसा शहर है, जैसे मिर्जापुर में जितने भी कस्बे हैं और नगर हैं, उसमें आप देखिए किस गली में आप पैदल चल सकते हैं या गाड़ी से चल सकते हैं। विकास किसका होना था? जब गलियों में आप फर्राटे से जाते, कोई दिक्कत न होती। विकास तब होता जब स्कूलों में, माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में आप चले जाइए तो पता चला, जैसे हमारा जुबली इंटर कॉलेज है, आइए आपको दिखाएं, 139 साल का विद्यालय है, प्लास्टर टूट गए हैं, छतें कब भरा जाएंगी कोई ठिकाना नहीं है। आप बताइए कि हमें मेडिकल कॉलेज से क्या फायदा है? फायदा तो तब होता है ये जो विद्यालय एडेड कॉलेज के थे, उनके पास अब पुराने मैनेजमेंट नहीं रहे, उनके पास अपना संसाधन नहीं है कि उसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करा सके, उनका होना चाहिए था।
जो शहर की गलियां हैं, कूचे हैं, पानी की सुविधाएं हैं, वो होना चाहिए था, विकास उसे कहते। यह सब नहीं हुआ है। पीपीपी मॉडल पर, ट्रिपल पी मॉडल पर जो काम हुए हैं वह तो कारोबार है राजेश भाई, वह डेवलपमेंट कारोबार 100% कारोबार सरकार कमा रही है, चाहे टोल प्लाजा के माध्यम से कमा रही है, चाहे अन्य जीएसटी या फलाना डेमा का कमा रही है, लेकिन वो कारोबार सरकार कर रही है, उसने विकास नहीं किया है। अगर आप जैसे बनारस का भी बात सर ने कही, श्रीपद सर ने कहा कि बनारस में मंदिर वाली बात आई, जो हजारों की संख्या में छोटे छोटे मंदिर थे, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी, जिनकी स्थापना बड़े विवेक के साथ बड़े बड़े विद्वानों द्वारा किया गया था, उनको केवल तोड़ा नहीं गया था, उसको कूड़े की तरह तोड़ करके ले जा करके ऐसे फेंक दिया गया था, नाली में फेंका गया था। थाने में वो मूर्तियां जिन्हें पूज करके आदमी अपना जीवन धन्य समझता था, जिसके दर्शन करने के लिए आदमी 5000 किलोमीटर से आता था, वो थाने में ऐसे नाली के पास पड़ी रही। किसे आप डेवलपमेंट कहते हैं? श्रीपति जी, बनारस में क्या स्थिति है इस बार? वहां मोदी जी का विकास बोल रहा है कि वहां कुछ जाति फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं? अब इस बात पर हम बहुत इसमें नहीं जाएंगे। मोदी साहब बनारस में लड़ रहे हैं, उनके पास जितने संसाधन हैं, जितने लोग हैं, अब बनारस के चुनाव को लेकर बहुत चिंतित नहीं होना। लेकिन मैं शुक्ला जी के बातों से 100% सहमत हूं कि बनारस में ऐसा एक भी विकास मेरे नजर में नहीं हुआ है जिसको कहा जाए कि मोदी जी के चलते हो गया। जैसे वो कैंसर वाला बना माने इंस्टीट्यूट, तो प्राइवेट बना है, अब उसमें मालवीय जी का नाम ठोक दिया। तो जो चीजें बीएचयू तो बना 1916 में, और जब से बीएचयू बना है तब से आज तक बीएचयू में हमेशा कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, कोई न कोई नया विभाग बन रहा है, कोई न कोई विभाग की बिल्डिंग बन रही है। अभी जो शुक्ला साहब ने कहा अपने इंटर कॉलेज की, मैं आप ही से कह रहा हूँ कि पूरा में जो डिग्री कॉलेज हमारे प्रोफेसर आरएन सिंह ने खोला है, उसके अप्रोच पथ के लिए 2 साल से मैं खुद डीएम से जाके मिल रहा हूँ, बीडीओ से मिल रहा हूँ, और कौन जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं उनसे मिल रहा हूँ। अनुप्रिया जी के पास भी चिट्ठी लिखवाया, विधायक जी को भी 3-4 बार कहा। बताइए उस अप्रोच पथ में कितना पैसा लगेगा? वो अप्रोच पथ पिछले 2 साल से नहीं बना। अब बरसात में बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, ट्रैक्टर के आने जाने से गड्ढा हो जाता है। करीब 2 करोड़ रुपया लगा के उन्होंने अपना वो कॉलेज बनवाया है। तो विकास बनारस में मोदी जी जीत जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको लोग इतना हाइप करते हैं। इतना रुपया गंगा मुक्ति में खर्चा हो गया, अभी गंगा जी क्या साफ हो गई, जाके देखिए। अभी 80 में जाके देखिए आप, घाट से लेके आधा किलोमीटर दूर गंगा जी चली गई हैं, आधा किलोमीटर पानी की हालत है। और उसी में हमारे दुनिया भर का नाव चल रहा है, मैंने वो हर घाट पर आरती हो रही है। जो ये प्रदूषण हो रहा है हर घाट पर आरती का, और जो है ये जो बोट चल रही है जिसपे डीजल इंजन लगा हुआ है, सारे नावों में पैसा आ रहा है पर्यटन से, लेकिन उत्पादन तो नहीं हो रहा है। मंदिर बनेगा, मंदिर का विकास होगा तो उत्पादन कुछ नहीं होगा। आप जो कमाए हैं उसी पैसे में से वहां कुछ दे दीजिएगा, वहां के कुछ लोगों का पेट भरेगा। सवाल है कि उत्पादन होना चाहिए देश में, उत्पादन हो, उत्पादन के माध्यम से देश मजबूत बने। जैसे उन्होंने कहा कि नेहरू जी गए थे लंदन, वहां पर। रमाशंकर जी जी, तो क्या मिर्जापुर में अब जातियों के खेमे में लोग बंटना शुरू हो गए हैं क्या? मिर्जापुर में इस बार अगर ध्यान से देखें राजेश भाई, तो जातियों की बात तो कम हो रही है, मुख्य रूप से इंडिया एनडीए गठबंधन की बात हो रही है। अब विचारधारा भी काफी प्रभावित कर रहा है। वो ठीक है कि दोनों गठबंधन दलों ने इस तरह से जातियों के आधार पर ही अपने प्रत्याशी उतारे थे, और उस पर चर्चा भी है, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन ज्यादा फोकस इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए या एनडीए वर्सेस इंडिया पर फोकस किया जा रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा यह नहीं कहा जा सकता कि सारी जातियां डिटरमाइंड हो जाएंगे सिर्फ अपने बेस जाति को ही मान करके,
ये स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता। ज्यादा इस पर है कि अब इस बार कहीं न कहीं वैचारिक धरातल पर भी चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं और उसी के आधार पर लोग ध्रुवीकरण कर भी रहे हैं। एकदम सही बात है, सही बात है। चलते चलते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई अगर यदि कविता हो तो 4 लाइन की सुना दें रमाशंकर जी। मैं धूमिल जी की एक कविता सुनाता हूं कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी से खेलता है, नहीं, एक आदमी है जो रोटी पकाता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है, न पकाता है, न खाता है, बल्कि रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है? इस पर मेरे देश की संसद मौन है। इस पर मेरे देश की संसद मौन है। जो रोटी सेकता है, और आज की राजनीति में रोटी सेकने की ही ज्यादा बात हो रही है, चाहे जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, किसी भी नाम पर रोटी सेकने की बात हो रही है। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। बाबू श्रीपति सिंह जी, आपको सादर प्रणाम और हमसे जुड़ने के लिए आभार। रमाशंकर जी, आपको भी प्रणाम, हमसे जुड़ने के लिए आभार। साथियों, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।